तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक वेब सीरीज की कहानी। ऐसी सीरीज इंडिया में बहुत कम ही देखने को मिलती है क्योंकि ये सीरीज पूरी तरह से न्यूज चैनल और जर्नलिस्ट के ऊपर बेस्ड है। कहानी फोकस करती है दो चैनल्स पर, आवाज भारती और जोश 24/7, और इन दोनों चैनल के बीच जो दुश्मनी है इसको भी हाईलाइट करती है। चैनल्स में काफी सारे जर्नलिस्ट काम करते हैं जो अपने अपने काम में माहिर हैं। आवाज भारती एक समाचार आउटलेट है जिसकी हेड है अमीना कुरैशी, जो पत्रकारिता की नैतिकता में विश्वास करती है, लेकिन चैनल लगातार पैसों की तंगी से जूझ रहा है। तो वहीं है दीपांकर सन्याल, जो जोश 24/7 का हेड है और टीआरपी के हिसाब से उसका चैनल भारत का नंबर 1 चैनल है। लेकिन ये चैनल सनसनीखेज हेडलाइन बनाती है और हमेशा अपने तथ्यों की जांच करने की जहमत भी नहीं उठाता। जोश 24/7 के लिए जो चीज मायने रखती है वो है व्यूज और दर्शकों की संख्या, इसलिए उनके पास पावर है और वो पैसे जम के कमा रहे हैं। आज के समय के हिसाब से कहानी बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी, जो है 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज, और यह है सीजन 1। सीजन 2 हाल ही में रिलीज होगा, वो भी ZEE5 पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो कहानी शुरू होती है आवाज भारती नाम के न्यूज चैनल के ऑफिस को दिखाते हुए, और हम वहां की हेड अमीना कुरैशी से मिलते हैं। और इसी न्यूज चैनल के लिए काम करने वाली राधा भार्गव बता रही होती है कि उनके दुश्मन न्यूज चैनल जोश 24/7 के हेड दीपांकर सन्याल ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि राधा देशद्रोही है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि राधा ने रूलिंग पार्टी पर सवाल उठाया। पर सवाल ये है कि क्या कोई रूलिंग पार्टी पर सवाल उठाने से देशद्रोह हो जाता है? राधा खुद को देशभक्त कहती है। फिर वो मीडिया के सामने कहने लगती है कि उन्हें ऑपरेशन अम्ब्रेला पर सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद राधा को पुलिस पकड़ के ले जाती है। कहानी जाती है 3 महीने पहले, और हम राधा को देखते हैं जो अपने घर पर अकेले रहती है, अपने मम्मी पापा से दूर। और उसकी मम्मी उसे कॉल करके हैप्पी बर्थडे विश करती है, और उसके अंकल उसे बात करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें घर पे सभी मिस करते हैं, समय मिले तो घर आना। अब वो जब अपने लिए चाय बना रही थी तो न्यूज चैनल पे न्यूज आ रहा था कि सिटी ग्लिट्स मॉल में अरेबियन नाइट रेस्टोरेंट में 14 लोगों की मौत हो गई थी आग लगने की वजह से, जिसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूलिया और एक फेमस शेफ गौरव समेत 5 औरतों और 3 बच्चों की मौत हो गई। तभी राधा के लिए एक पार्सल आता है, उसका बर्थडे गिफ्ट किसी जे के तरफ से, शायद ये जूलिया होगी। अब हम जोश 24/7 न्यूज चैनल के हेड दीपांकर को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आता है। तो वो लिफ्ट में किसी का वीडियो देख रहा था, वो भी एक इंटीमेट वीडियो, जैसे कि ये लीक्ड MMS हो। उसमें किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही थी जिससे सिक्योरिटी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है। दीपांकर उसे कहता है ये गुलनाज खान है जो यूथ अफेयर मिनिस्टर बनने वाली है, क्या तुम्हें भी इसका वीडियो देखना है? सिक्योरिटी कहता है नहीं। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि गुलनाज खान मिलना चाहती है। यहाँ तक कि दीपांकर ने काम के वजह से अपनी बेटी आहना का स्विमिंग कंपटीशन मिस कर दिया जो कि कल था, और उसकी पत्नी अरुणिमा के तरफ से डिवोर्स पेपर्स भी आया है। राधिका ऑफिस जाकर अपने कलीग कमल से मिलती है जो उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन राधिका उसे कहती है कि ऑफिस में किसी से ये मत बोलना। और वो बताता है कि आज की लीड स्टोरी ये है कि 2022 CBSE टॉपर श्रवण कुमार ने खुद को खत्म कर लिया क्योंकि वो होमोसेक्सुअल था, शायद इसीलिए उसने एक कदम उठाया। लेकिन अमीना सोच रही होती है कि क्या कोई दूसरा एंगल वो लोग नहीं दिखा सकते हैं, मगर कमल कहता है कि हमें होमोसेक्सुअल वाला एंगल कवर करना चाहिए, नहीं तो श्रवण जैसे और भी लोग हैं और वो भी अपनी जान दे देंगे। दूसरी तरफ जोश 24/7 वाले भी इसी न्यूज को कवर करने वाले थे, और दीपांकर अपनी टीम से कहता है कि जो जाने वाला था वो तो चला गया, अब उसकी कहानी को मिर्च मसाला डालकर हम पेश करेंगे, नहीं तो उस कहानी को सूंघने के लिए भी कोई नहीं आएगा। अब ये पता लगाना होगा कि वो लड़का जो गे था उसके पेरेंट का भी क्या हाल है, और उसका बॉयफ्रेंड वगैरह कोई था कि नहीं। वहाँ एक जर्नलिस्ट था अनुज जो कहता है कि फिलहाल के लिए श्रवण के पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन दीपांकर अपनी टीम पर प्रेशर डालता है कि 8 बजे से पहले श्रवण के पेरेंट्स का स्टेटमेंट मुझे चाहिए। आवाज भारती में गुलनाज खान के 20 साल पुराने MMS के बारे में लोग डिस्कस कर रहे थे और सोच रहे होते हैं कि क्या उन्हें ऐसी खबर अपने चैनल में दिखानी चाहिए। अमीना अपने दिमाग में काफी क्लियर थी कि उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाना क्योंकि गुलनाज ने उस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं किया। MLA गुलनाज खान दीपांकर से मिलने के लिए आती है और उस पर वो चिल्ला रही होती है कि आखिर 20 साल पुराने वीडियो के पीछे तुम लोग क्यों पड़े हो, वैसे भी मेरे इस वीडियो को लेकर तुम लोग करोगे क्या, लोग देखकर क्या करेंगे। दीपांकर बड़े ही बेशर्मी से कहता है कि उसे तो बस TRP से मतलब है। वो कहता है कि वो स्टोरी को जरूर चलाएगा, और वो गुलनाज से कहता है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। गुलनाज मना कर देती है और वो जा रही थी, तो लिफ्ट में उसे वही सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिससे गुलनाज अपनी नजरें चुरा रही थी, और वो अमीना को फोन लगाने का सोच रही थी। राधा जूही नाम के जर्नलिस्ट से कहती है कि मुझे मॉल का फुटेज देखना है जहाँ आग लग गई थी, मगर राधा ये फुटेज
फुटेज देखकर खुश नहीं थी और उसे लग रहा था कि उस मॉल में जरूर कुछ और हुआ था। मगर जूही बताती है कि हम लोग जब वहाँ गए थे तो कैमरा लेकर पहले ही जोश 24/7 के लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसलिए वो जाती है दीपांकर से मिलने के लिए और उससे सिटी ग्लिट्स मॉल में आग लगने वाले फुटेज को मांगती है और कहती है कि वो इसे अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, ना कि न्यूज के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि दीपांकर भी पहले आवाज भारती में काम किया करता था, लेकिन किसी कारण की वजह से उसने अलग होकर अपना नया चैनल खोल लिया। दीपांकर राधा की मदद करने से मना कर देता है। अमीना उसे बताती है कि वो श्रवण कुमार वाली स्टोरी को नहीं चलाने वाले और गुलनाज उनसे मदद मांगने के लिए आती है। गुलनाज और अमीना इंटरव्यू करने वाले थे, लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से 5 मिनट पहले गुलनाज गायब हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि गुलनाज दीपांकर के साथ इंटरव्यू करने वाली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गुलनाज तो खुद उनके पास आई थी मदद मांगने, तो आखिर अब क्या हो गया। पंकज नाम का जर्नलिस्ट कहने लगता है कि दीपांकर अपने इंटरव्यू में गुलनाज को छोड़ेगा नहीं, लेकिन अब सिर्फ 4 मिनट बाकी था, तो आखिर वो लोग न्यूज में चलाने के वाले थे, यही लोग सभी सोच रहे थे। तभी अमीना राधा से कहती है हमें गुलनाज वाले स्टोरी को ही चलाना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एक औरत की नहीं है। अमीना गुलनाज के बिना ही स्टोरी कवर करने लगती है। दूसरी तरफ गुलनाज इंटरव्यू दे रही थी दीपांकर के चैनल पर, और वो पूछने पर बताती है कि वो 18 साल की थी और एक्ट्रेस बनना चाहती थी और उसके लिए उसे जो करना पड़ा वो की। वो मानती है कि उसे गलती हुई और दीपांकर के सवालों से वो थोड़ी सी घबरा भी जाती है और अनकंफर्टेबल होने लगती है। अमीना अपने चैनल पर कहती है कि जिसने भी गुलनाज के प्राइवेट मोमेंट का वीडियो बनाया हमें उसे पकड़ना चाहिए, ना कि गुलनाज को, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। दीपांकर के सवाल पूछने पर गुलनाज कहती है कि वो अब यूथ अफेयर मिनिस्टर नहीं बनना चाहती, अब वो मिनिस्टर तभी बनेगी जब वो इसके काबिल हो जाएगी। इंटरव्यू होने के बाद गुलनाज काफी गुस्सा थी, क्योंकि वो प्रेशर में आकर बोली थी कि वो मिनिस्टर नहीं बनना चाहती। मगर दीपांकर उसे कहता है कि मैं तो तुमसे बुलवाना चाहता था जानबूझकर, लेकिन चिंता मत करो, अगले बार तुम्हें मिनिस्टर बनना हो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अब रात में काम खत्म होने के बाद कमल और राधा फिर से मिलते हैं और कमल उसे एक बर्थडे प्रेजेंट देता है और उसके जाने के बाद वहाँ उसे जोश 24/7 में काम करने वाला अनुज मिलता है और पता चलता है कि वो पहले भी आवाज भारती में इंटरव्यू देने के लिए गया था। वहाँ दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और दीपांकर से मिलने के लिए उसके बॉस आते हैं, जो काफी नाराज थे कि प्राइम टाइम के समय जब सभी परिवार वाले एक साथ बैठकर न्यूज चैनल देखते हैं तभी MMS वाला वीडियो या फिर गे ये सब कुछ चलाना जरूरी था क्या। जिस पर दीपांकर उन्हें याद दिलाता है कि 72 हफ्तों से हमारा न्यूज चैनल देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है। बॉस कहते हैं कि मैं देश का बेस्ट चैनल बनाना चाहता था, इसीलिए तुम्हारी हायरिंग भी हुई थी। फिर हम राधा को देखते हैं जो अनुज को लेकर अपने घर आती है, क्योंकि दोनों काफी घुल मिल रहे थे और राधा का आज जन्मदिन भी था। तो दोनों घर पर बियर पीते हैं और दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं और अनुज उसे पूछता है कहीं तुम्हारी रूममेट अचानक ना आ जाए, जिस पर वो कहती है मेरी रूममेट मर गई और उसकी रूममेट कोई और नहीं बल्कि जूलिया है, जो मॉल में आग लगने की वजह से मर गई। और राधा को ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और एंगल है। फिर हम दीपांकर की पत्नी अरुणिमा को देखते हैं, जो दीपांकर को कॉल करके डिवोर्स पेपर के बारे में बताने लगती है। फिर उसके कमरे में एक लड़की आती है और उसके साथ मस्ती करने के बाद दीपांकर राधा को सिटी ग्लिट्स मॉल का फुटेज भेज देता है, लेकिन बदले में उसे एक फेवर चाहिए। राधा देखती है कि वो फुटेज जिस दिन और समय का था बिल्कुल उसी दिन और उसी समय में जूलिया का लैपटॉप फैक्ट्री सेटिंग्स में रिस्टोर कर दिया गया था। और ये भी पता चलता है कि वो ऑपरेशन अम्ब्रेला के बारे में रिसर्च कर रही थी। अगली सुबह राधा की नींद खुलती है अलार्म की आवाज को सुनकर और वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है। दूसरी तरफ हम दीपांकर को देखते हैं, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड लीजा बात कर रही थी और वो अपने बारे में उसे बता रहा था, अपने काम के बारे में। और उसे व्हाट्सएप पर एक आदमी अनुराग भाटिया का फोटो आता है। राधा एक लड़की से मिलती है जो उसे मॉल के CCTV फुटेज में अरेबियन नाइट्स रेस्टोरेंट के बाहर का फुटेज दिखा रही थी और उसे पार्किंग में एक गाड़ी दिखती है जिसका नंबर वो सर्च करती है तो उसे मंजुला नायर का नाम मिलता है। अमीना को उसके बॉस राधे श्याम कॉल करते हैं और उसे अपने घर बुलाते हैं। कहते हैं तुम्हारे लिए इंडिया ऑर्गेनिक्स के तरफ से मार्केटिंग प्रपोजल आया है। जोश 24/7 में सभी लोग अनुराग भाटिया के बारे में बात कर रहे थे, जो भाटिया सिक्योर टेक कंपनी का चेयरमैन है, जो बहुत बड़ा IT फर्म है। और अनुराग गरीबों के लिए बहुत कुछ करता है, वो भी फ्री में, लेकिन बात यह है कि अगर वो दान में देता है तो जरूर कुछ लेता भी होगा कहीं और से, और यही तो पता लगाना है। आवाज भारती में सभी लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके चैनल का TRP और गिरते जा रहा था। अगर ऐसा होता रहा तो उन सभी को खुद का YouTube चैनल खोलना पड़ेगा। तभी कमल के तरफ से उन्हें एक ब्रेकिंग न्यूज मिलती है कि इंडिया ऑर्गेनिक अपने फार्मर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, वही कंपनी जो अपना मार्केटिंग प्रपोजल देने वाला था। इसलिए अमीना थोड़ी सी परेशान हो जाती है और जूही भी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे कल तक एक हॉस्पिटल वाला स्टोरी कवर करना था, लेकिन उसके पास समय नहीं था, इसलिए वो रात में पार्टी जाना कैंसिल कर देती है। राधा जाती है मंजुला से मिलने, लेकिन पता चलता है कि वो तो 2020 में कोविड में मारी गई और पड़ोसी बताता है कि उसका पति प्रसन्ना 8-10 दिन से देखने को नहीं मिला। राधा के चले जाने के बाद
बाद देखते हैं कि प्रसन्ना उसी आदमी के कैद में था। अमीना इंडिया ऑर्गेनिक के रिप्रेजेंटेटिव से बात करती है और वो अपने कंपनी की मार्केटिंग करना चाहता है, जिसके लिए वो हर साल 7 करोड़ रुपए देगा, लेकिन बदले में उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इतना ही करना होगा कि कंपनी का ड्रिंक ऑफिस में सभी को पीना होगा, लैपटॉप में इस कंपनी का स्टिकर लगाना होगा वगैरह, और वो लोग जो खबर देंगे वही चलाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अमीना नहीं मानती, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में आकर कुछ भी स्टोरी ऑडियंस को नहीं दिखाएगी। लेकिन जब वो कहता है कि अगर अमीना इस शर्त को नहीं मानती है तो ये न्यूज चैनल बंद हो जाएगा, और इसके बारे में राधे श्याम भी जानते हैं, तो मजबूरन अमीना को मानना पड़ता है। दीपांकर को बताया जाता है कि अनुराग कराची में एक क्रिकेट अकेडमी को स्पॉन्सर करता है और वो लोग चाहे तो अनुराग को एंटी नेशनल होने का आरोप लगा सकते हैं। अमीना और राधा देखते हैं कि इंडिया ऑर्गेनिक अपने किसानों से 10 रुपए में सामानों को खरीदते हैं और बेचते हैं 300 रुपए में। ये एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ही तो है। तभी उनको पता चलता है कि इंडिया ऑर्गेनिक उनके न्यूज चैनल का कॉर्पोरेट पार्टनर बन गया है और वो लोग अब इंडिया ऑर्गेनिक के स्टोरी को कवर नहीं कर सकते हैं। ये सबसे राधा थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी। अमीना कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो, मगर राधा गुस्से में वहां से चली जाती है। एक खबरी जो आवाज भारती के लिए काम करता था, वो कमल को एक सीक्रेट खबर देने का वादा करता है, मगर पहले कहता है मुझे अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दीजिए। कमल उसे कहता है ये तो मेरे हाथ में नहीं है। राधा को इंडिया ऑर्गेनिक के बारे में एक और खबर मिलती है, जिसके बारे में वो अमीना को बताती है, मगर अमीना उसे कह देती है कि हम इस स्टोरी को कवर नहीं कर रहे हैं बस। मगर राधा कहने लगती है कि अगर हम पीछे हट जाएंगे तो इस स्टोरी को कवर कौन करेगा? सभी चैनल तो किसी न किसी इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े कंपनी के कंट्रोल में है, सब बिक चुके हैं। राधा की बात मानकर अमीना एक चांस लेना चाहती है, इसलिए रात के 8 बजे इंडिया ऑर्गेनिक्स वाले न्यूज को वो चलाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोश 24/7 में भी दीपांकर अनुराग भाटिया के खिलाफ कह रहा होता है कि वो इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान वाले कंपनी को। अमीना न्यूज में कह रही होती है कि इंडिया ऑर्गेनिक्स जो दावा करती है कि उनके सप्लाई में पेस्टिसाइड नहीं होती, वो बहुत बड़ा झूठ है। यहाँ तक कि उनका जो टैग लाइन है फार्मर फ्रेंडली, वो भी बहुत बड़ा झूठ है। दीपांकर के शो में आज बिल्कुल भी दम नहीं था, इसीलिए उसके बॉस उसे फोन करके कहते हैं कि रिपोर्टिंग करना है तो आवाज भारती से सीखो। एक ही स्टोरी से उन्होंने इंडिया ऑर्गेनिक की धज्जियां उड़ा दी। दीपांकर राधा को कॉल करता है और उससे कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर दीपांकर अपनी पत्नी से मिलने जाता है और पता चलता है कि उसकी बेटी अहाना की कस्टडी उसकी पत्नी लेना चाहती है, जिस पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और दीपांकर वहां से चला जाता है। राधा घर जाते वक्त जूही को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल वाले न्यूज का अपडेट मांगती है, लेकिन राधा समझ जाती है कि जूही पार्टी में गई हुई थी और वो काम नहीं कर रही और उसे कहती है तुम कल मिलो, कल तुम्हें बताती हूँ। फिर वो और दीपांकर मिलते हैं और वो राधा को ताना मारने लगता है कि आवाज भारती को कोई देखता भी नहीं, तुम जैसे जर्नलिस्ट की जगह जोश 24/7 में है। दीपांकर थक चुका है अपने बेकार रिपोर्टर्स की टीम से जो ढंग से काम भी नहीं करते, मगर राधा फिर भी उसका ऑफर ठुकरा देती है। राधे श्याम अमीना को कॉल करते हैं और उसे मिलना चाहते हैं, बावजूद इसके कि अमीना ने इंडिया ऑर्गेनिक के खिलाफ न्यूज चलाया। राधा खुद चली जाती है हॉस्पिटल के स्टोरी को कवर करने जो उसने जूही को बोला था और कोई उसका पीछा कर रहा था। अब अगले दिन सभी लोग अपने नए न्यूज स्टोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं और आवाज भारती में राधा आकर बताती है कि वो श्योर के और हॉस्पिटल में चल रहे एक स्कैम के बारे में पता करी है और वो उस हॉस्पिटल के सीईओ फिरोज को भी अपने चैनल के इंटरव्यू में इनवाइट कर चुकी है और उसे नहीं पता है कि न्यूज चैनल उसके हॉस्पिटल को किस एंगल से दिखाने वाले हैं। अमीना इम्प्रेस हो जाती है और स्टोरी को लेकर वो जूही की तारीफ करती है। जूही कहती है कि ये सब कुछ राधा ने किया है और जूही काफी एम्बेरस फील कर रही थी। राधा उसे समझा देती है कि या तो तुम अच्छी रिपोर्टर बन सकती हो या तो अपनी लाइफ मस्ती में जी सकती हो, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकता। राधा अपने दोस्त जूलिया का लैपटॉप ले जाकर एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को देती है और उसे कहती है सब कुछ रिट्रीव करने जो डिलीट हो चुका है। राधा मिस्टर दमानी से मिलती है जो उसका खबरी है, जो उसे अनुराग भाटिया के कंपनी का कुछ रिपोर्ट देता है और मिस्टर दमानी सोचने लगते हैं कि जब न्यूज चैनल ये खबर को दिखाएगा तो अनुराग भाटिया के शेयर्स गिर जाएंगे, मगर वो कहती है कि आवाज भारती इस न्यूज को कवर नहीं करेगी बल्कि जोश 24/7 करेगा। राधा से मिलने के लिए उसकी एक दोस्त पूजा आती है जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और वो एक सुपरस्टार अखिल के लिए काम करती है, लेकिन अखिल ने उसे बहुत एक्सप्लॉइट किया। ये प्रॉब्लम काफी बड़ी है, इसलिए राधा उसे पूछती है क्या तुम कैमरे में बोल पाओगी ये सब कुछ, मगर पूजा मना कर देती है। कहती है मेरे इन लॉज मुझे देखेंगे और मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनके बारे में भी तो मुझे सोचना पड़ेगा। वो उसे नसरीन नाम की एक लड़की के बारे में बताती है जिसे भी अखिल ने एक्सप्लॉइट किया। अमीना और पंकज आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो करे क्या।
अगर वो टीआरपी पर ध्यान देते हैं तो वो सही न्यूज़ दिखा नहीं पाएंगे, और अगर वो सही न्यूज़ दिखाते हैं तो टीआरपी नहीं आती। इस पर पंकज कहता है कि जो ऑडियंस देखना चाहती है हमें वही करना होगा, क्योंकि आजकल तो वो लोग ये डिसीजन बना लेते हैं क्या सही है क्या गलत। जूलिया की मौत के बारे में और जानने के लिए राधा कुछ भी करने के लिए तैयार थी, और दीपांकर उसे अपने न्यूज़ चैनल में आने के लिए कहता है और वादा करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मेरे यहाँ काबिल टीम भी है, लेकिन राधा उसे दोबारा मना कर देती है। अब रात के 8 बजे के प्राइम टाइम शो में जोश 24/7 वाले स्टूडियो में अनुराग भाटिया आते हैं। दूसरी तरफ आवाज भारती में हॉस्पिटल के सीईओ फिरोज पहुंचते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और अमीना हॉस्पिटल के सीईओ पर इल्जाम लगाने लगती है कि आपके हॉस्पिटल में कोविड से कई लोगों की मौत हुई, लेकिन ऐसा दिखाया गया कि उन्हें निमोनिया हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, आखिर ऐसा क्यों? और उसके बाद भी आपके हॉस्पिटल को रूलिंग पार्टी की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, यहाँ तक कि 4 नए हॉस्पिटल भी बनवाए गए। दूसरी तरफ अनुराग भाटिया से जब पूछा जाता है कि आप पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एकेडमी को स्पॉन्सर क्यों करते हैं, तो अनुराग कहने लगता है कि वो सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स एकेडमी को नहीं बल्कि इंडिया के 250 से ज्यादा स्पोर्ट्स एकेडमी को स्पॉन्सर करता है। अब दीपांकर अनुराग भाटिया पर इल्जाम लगा देता है कि उसकी कंपनी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से फंडिंग लेती है, और इसके बारे में जब अनुराग भाटिया कुछ बोलने लगता है तो उसका माइक बंद कर दिया जाता है ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। दीपांकर के इस रवैये से अनुराग भाटिया बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसे कहता है कि आप ऑपरेशन अम्ब्रेला पर फोकस करिए, क्योंकि आज मेरा माइक बंद हुआ है, कल आपके साथ भी यही होगा। राधा जब अपने घर जा रही थी तो रास्ते में उसे अनुज मिल जाता है, और अनुज को मुंबई शहर में जगह ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। जब राधा ये सुनती है तो उसे कहती है तुम मेरी दोस्त के कमरे में रुक सकते हो। दीपांकर के बॉस उसे होम मिनिस्टर से मिलवाते हैं जो काफी खुश थे आज के इंटरव्यू के बाद, जिससे अनुराग भाटिया की रेप्यूटेशन काफी गिर जाएगी। तभी दीपांकर होम मिनिस्टर से पूछता है कि ऑपरेशन अम्ब्रेला क्या है। राधा घर आकर अपने एक और खबरी से मिलती है जिसे वो भाव कहती है, और उसे वो बताती है कि मुझे प्रसन्ना नाम के आदमी का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो उन्हें पैसे देती है और कहती है जितना जल्दी हो सके। अब अगली सुबह अनुज राधा के फ्लैट में रहने के लिए आ जाता है, और राधा उसे यहाँ सारे नियम बता देती है कि यहाँ पार्टी करना मना है और अंडरवेयर पहन के घूमना मत। यहाँ पर अनुज को एक रिपोर्ट मिलता है जिसे वो पढ़ने लगता है, और थोड़ी देर में राधा अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। राधा ऑफिस जाते समय कमल से बात करती और पता चलता है कि उसकी दोस्त जो पूजा है वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, और वो बहुत बड़े सुपरस्टार अखिल के लिए काम करती थी, लेकिन अखिल ने उसके साथ जबरदस्ती की और ये बहुत बड़ी न्यूज बन सकती है। वो दोनों नसरीन नाम की लड़की से मिलते हैं जिसके साथ भी अखिल ने जबरदस्ती किया, लेकिन वो मुंह खोलने से मना करती है। कहती है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। अब वो कहती है कि अगर वो हमें एक्सप्लॉइट करता भी है तो वो दिल खोलकर मदद भी करता है। आपको क्या लगता है कि मेरा ये जो बुटीक है उसको फंड किसने किया? जोश 24/7 में जो कल रात न्यूज चलाया गया था अनुराग भाटिया के बारे में, वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और उस शो को 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी आ चुके हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश थे और दीपांकर का भी आज मूड अच्छा था और वो सभी से कहता है आज तुम लोग थोड़ा आराम कर लो। लेकिन तभी अनुज उन लोगों को बताता है कि अखिल जो सुपरस्टार है उसके खिलाफ एक न्यूज मिली है, और ये न्यूज उसने अपने नए फ्लैटमेट राधा के रिपोर्ट से चुरा लिया। अखिल एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है और अपोजिशन पार्टी का सीएम कैंडिडेट भी, और उसके खिलाफ आवाज उठाना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन आवाज भारती के लोग सच्ची रिपोर्टिंग पर विश्वास रखते थे, इसलिए वो चांस लेना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए लड़कियों को ही आगे आना होगा जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है। दीपांकर होम मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने जाता है और पूछने लगता है कि आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं या नहीं, लेकिन वो कहता है कि वो बस लोगों की मदद करना चाहता है। मगर दीपांकर उसे ये सवाल पूछता है तो फिर आप मौजूदा सरकार को गिराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जिस पर उसके चेहरे से रंग ही उड़ जाता है। राधा पूजा को मना रही होती है कि उसे कैमरा के सामने आकर सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, और होम मिनिस्टर दीपांकर को धमकी देते हैं कि ये इंटरव्यू टीवी पर नहीं आनी चाहिए। लेकिन दीपांकर डरने वालों में से नहीं था और उसे तो सिर्फ टीआरपी से मतलब है। पूजा कैमरा के सामने अपना स्टेटमेंट दे देती है और ये देखकर राधिका सभी को मनाने की कोशिश करती है कि पूजा बहुत बड़ा रिस्क लेकर ये सब कुछ कर रही है और हमारा भी हक बनता है कि हम इस न्यूज को कवर करें। अमीना मान जाती है और दीपांकर करके बॉस उसे बहुत डांटते हैं कि तुम इंटरव्यू चैनल पर नहीं चलाओगे, मगर फिर भी दीपांकर उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि जर्नलिज्म मेरा बिजनेस है, अगर आपको मैं नहीं पसंद तो मुझे निकाल दीजिए। फिर जैसे ही प्राइम टाइम शो का समय होता है, मतलब रात के 8 बजते हैं, दोनों ही न्यूज चैनल अपना शो चलाते हैं, लेकिन शुरू होते ही आवाज भारती के शो को बीच में रोक दिया जाता है और उनके ट्रांसमिशन को कोर्ट के तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है। आवाज भारती को कोर्ट की तरफ से नोटिस आया होता है कि वो अखिल वाले न्यूज को कवर नहीं कर सकते। उनका लॉयर कह रहा था कि वो लोग कोर्ट में अपील करेंगे कल सुबह सुबह, मगर राधा कहती है कि हम लोग अखिल वाले न्यूज को चलाएंगे, उसके बाद माफी मांग लेंगे। मगर तभी उन्हें पता चलता है कि नसरीन दीपांकर के पास, जिसके पास वो लोग गए थे कहने के लिए कि कैमरे के सामने अपना बयान देने, वो चली गई दीपांकर के पास इंटरव्यू देने, जिससे सभी का होश उड़ गया था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका न्यूज जो सिर्फ उन्हें पता था वो जोश 24/7 को कैसे पता चला। वहां पर अमीना के बॉस राधेश्याम पहुंच
जाते हैं और इंडिया ऑर्गेनिक का रिप्रेजेंटेटिव भी, और वो लोग अमीना को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि न्यूज चैनल को फिलहाल किसी चीज की जरूरत है, वो है टीआरपी। लेकिन अमीना अपने न्यूज चैनल के क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। लेकिन अमीना के पास कोई ऑप्शन था भी तो नहीं, क्योंकि अगर न्यूज पर व्यूज नहीं आएंगे तो मजबूरन इस चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नसरीन पैसे लेकर इंटरव्यू की थी और वो दीपांकर को बता रही थी कि आपसे पहले भी एक लड़की आई थी मेरे पास, राधा नाम की, और वो मुझे इंटरव्यू करने के बारे में बोल रही थी। ये सुनने के बाद जब दीपांकर टीवी ऑन करता है तो आवाज भारती चैनल का सिग्नल नहीं आ रहा था। अमीना अपनी टीम से कहती है कि चार्जेस हटने के बाद हम 10 मिनट में लाइव जाने वाले हैं, हमें ऑडियंस से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि हमने आज कोई स्टोरी कवर नहीं की, हम अखिल वाले न्यूज को नहीं चलाएंगे, जिससे सभी लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जोश 24/7 में सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि आज उनकी टीआरपी किसी सास बहू सीरियल से भी बहुत ज्यादा आई थी। दीपांकर अनुज से आकर पूछता है कि तुम्हें अखिल वाली स्टोरी के बारे में कहां से पता चला। वो घबरा जाता है। अब 10 मिनट के बाद आवाज भारती वापस से लाइव जाती है और अमीना अपने ऑडियंस से माफी मांगती है। राधा घर जाते समय बहुत सोच रही थी और वो समझ जाती है कि जोश 24/7 को अखिल वाले स्टोरी के बारे में कैसे पता चला। जरूर इसके पीछे अनुज था। वह अनुज को कॉल करती है लेकिन वो तो कॉल ही नहीं उठाता। दीपांकर अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ होता है और वो उसे अपनी बेटी आहना की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसकी बेटी बहुत अच्छी स्विमर है और वो एक दिन अपने देश को रिप्रेजेंट करेगी। सुबह सुबह राधा को भाऊ का कॉल आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें प्रसन्ना का फोटो भेजा, लेकिन उस फोटो में प्रसन्ना मरा हुआ था, जिसे देखकर राधा भी चौंक जाती है। भाऊ उसे बताता है कि ये किसी शार्प शूटर का काम है, इसलिए तुम इस केस से दूर रहो। जोश 24/7 में अनुज को एक लड़की स्नेहा का कॉल आता है जो अपने साथ हुए एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताती है जो अखिल ने किया था 7 साल पहले। और देखते ही देखते ऑफिस में कई सारे फोन आने लगते हैं, कई ऐसी लड़कियों की जिनको अखिल ने एक्सप्लॉइट किया। जब राधा अपने ऑफिस में आती है तो दीपांकर की तरफ से उसके लिए एक्सेस कार्ड आया हुआ था और राधा को अपने कंपनी में आने के लिए वो कह रहा था क्योंकि वो जानता है कि राधा ने अखिल वाले स्टोरी को सबसे पहले चलाने वाली थी और राधा कितनी काबिल है वो इस बारे में जानता है। मगर वो ये भी जानता है कि राधा आवाज भारती में अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रही। वो उसे कहता है जोश 24/7 में तुम्हें असली जर्नलिज्म देखने को मिलेगी, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। दीपांकर के बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हारा टीआरपी तुम्हें ले डूबेगा क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि ये टीआरपी बस एक गेम है, दिखावा है। उसके बॉस उसे समझाते हैं कि यहाँ की पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर है और अगर तुम होम मिनिस्टर वाला वीडियो चलाओगे तो तुम्हारा चैनल नहीं टिकेगा। होम मिनिस्टर को बस श्योरिटी चाहिए कि तुम वो इंटरव्यू नहीं चलाओगे। आवाज भारती में सभी मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि आज वो लोग कौन सा न्यूज चलाएंगे। तभी राधा दिखाती है कि कुछ लड़कियां सामने आई हैं अखिल के बारे में सच्चाई बताने के लिए, लेकिन अमीना मना करती है। राधा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसके और अमीना के बीच अब करवाहट आने लगी थी और वो सोच रही होती है कि आवाज भारती का नाम ही बदल देते हैं क्योंकि अब तो यहाँ कोई क्वालिटी न्यूज दिखाई नहीं जाती। अमीना उसे इग्नोर करके चली जाती है। जोश 24/7 में पूरी टीम मिलकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज वो कौन सा न्यूज चलाएंगे और अनुज दोबारा से अखिल वाले खबर के बारे में बता रहा था, लेकिन दीपांकर मना कर देता है और वो लोग एक गार्गी नाम की लड़की के बारे में न्यूज चलाने वाले थे जो एक स्विमर है और उसके कोच ने उसका रेप करके मर्डर कर दिया। यही खबर आवाज भारती भी चलाने वाले थे और अनुज थोड़ा सा नाराज था अखिल वाले स्टोरी को नहीं चलाया जाएगा इसीलिए। लेकिन उसकी कलीग उसे समझाती है कि तुम ये सोचो कि तुमने जिससे ये स्टोरी चुराई है उसे कितना बुरा लग रहा होगा, इसलिए मुंह लटकाने का नाटक छोड़ दो। राधा को एक और लड़की का कॉल आता है जो अखिल के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए कैमरा के सामने आना चाहती थी, मगर राधा मना कर देती है और कहती है आप जोश 24/7 से कांटेक्ट करिए। राधा को मिस्टर दमानी से गीगासिस कंपनी के ओनर के बारे में कुछ पता चलता है कि वो कई सारे कंपनी के आड़ में कुछ तो गलत काम कर रहा है, लेकिन वो गलत काम क्या है यही पता लगाना है। दीपांकर देखता है कि अखिल अपनी पत्नी के साथ इंटरव्यू दे रहा था ताकि लोग उसे थोड़ा सा सिंपैथाइज करें और उसे माफ कर दें क्योंकि अब वो फैमिली मैन बन गया था। दीपांकर समझ गया था कि अखिल अपना इमेज साफ करने में लगा हुआ है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आने वाला है। दोनों न्यूज चैनल से अनुज और जूही चले जाते हैं गार्गी के कोच रिजवान का स्टेटमेंट लेने और वो अपने सफाई में कहने लगता है कि ट्रेनिंग के समय बॉडी को तो हाथ लगाना पड़ता ही है। पूल में कोई नहीं देखता कि स्विमर लड़का है या लड़की, और वो कहता है कि उसके ऊपर रेप का इल्जाम इसलिए लगा है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जुबेदा वो भी पहले उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा चुकी है, लेकिन जुबेदा ने कंप्लेंट वापस ले लिया। जूही कहती है कि शायद रिजवान के वजह से ही उसने ऐसा किया होगा। अमीना गुस्सा हो जाती और कहती है तुम अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखो, हमें फैक्ट्स पर काम करना है, हम चैनल पर क्या दिखाते हैं इस पर लोगों की लाइफ डिपेंड करती है। इस पर राधा उसे सुनाते हुए कहती है कि हम
जो टीवी पर नहीं दिखाते उस पर भी किसी की लाइफ डिपेंड करती है। बाद में पंकज अमीना से बात करने के लिए आता है तो अमीना कहने लगती है कि मैं ये कंपनी छोड़ रही हूँ, मेरी ना मैनेजमेंट से बन रही है ना मेरी खुद की टीम से। मगर वो उसे समझाता है कि इस टीम को तुम्हारी जरूरत है। मगर अमीना इतने गुस्से में थी कि वो अनजाने में ही पंकज के बारे में कुछ ऐसा कह देती है जिससे पंकज को काफी बुरा लग जाता है। अमीना उससे माफी मांगती है। फिर वहां पर उनका नया कॉर्पोरेट मैनेजर पहुंच जाता है जिसे देखकर अमीना और भड़क जाती है। दीपांकर होम मिनिस्टर से मिलता है और उनसे डील करता है कि वो इंटरव्यू अपने चैनल पर नहीं चलाएगा और होम मिनिस्टर भी वादा करते हैं कि वो उसके टीआरपी स्कैम वाले फाइल को भी बंद करवा देंगे। लेकिन दीपांकर फिर भी कहता है कि वो ऑपरेशन अम्ब्रेला के बारे में स्टोरी कवर करना चाहता है। कॉर्पोरेट पार्टनर आकर बताता है कि अखिल आवाज भारती के साथ एक इंटरव्यू करना चाहता है और वो अपने साइड की स्टोरी बताना चाहता है। अनुज राधा से मिलकर उसे माफी मांगता है कि उसने उसकी स्टोरी चुरा ली थी और राधा उसे माफ कर देती है और कहती है कि और भी 3 औरतें हैं जो अखिल के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट देना चाहती हैं और तुम उनकी मदद करोगे। अमीना अपने टीम को बताती है कि कल रात 1 घंटे के लिए अखिल और अमीना का इंटरव्यू एयर होने वाला है प्राइम टाइम शो पर, जिस पर राधा को दिक्कत होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अब ये चैनल भी अखिल के पीआर का काम करेगा। वो सोचने लगती है कि आखिर वो लोग कितने समय के लिए अखिल के सेक्स स्कैंडल के बारे में बात करेंगे भी कि नहीं, या उसे हीरो बना देंगे। एक सेक्स प्रीडेटर को अमीना और राधा के बीच दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ते जा रही थी, इसलिए राधा तंग आकर जोश 24/7 एक्सेस कार्ड निकालकर अपने ऑफिस से चली जाती है। अमीना पंकज को बता रही होती है कि वो रिजाइन दे रही है, पर वो पंकज का नाम रिकमेंड कर चुकी है। पर पंकज उसे कह रहा होता है कि यहाँ टीम को तुम्हारी जरूरत है और आवाज भारती को तुमसे अच्छा कोई नहीं चला सकता, तुम्हें सही और गलत का फर्क पता है। अमीना उसे पूछती है तो फिर तुम्हारे जैसा शादीशुदा आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है। वो उसे किस करने वाली थी लेकिन पंकज खुद को पीछे कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। अमीना रोने लगती है और सामान तोड़ने लगती है, पर 5 मिनट बाद खुद सफाई करती है। उसे उनके बॉस का कॉल आता है, जिसके बाद हम राधा को देखते हैं जो पहुंच जाती है अखिल के पास, क्योंकि कल अखिल का इंटरव्यू था तो उसी की तैयारी के लिए दोनों मिलते हैं। लेकिन वहां तो पार्टी चल रही थी। राधा एक सीक्रेट कैमरा लगाई हुई थी जिससे वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और ऑन कैमरा अखिल ये भी खुलासा कर देता है कि उसने कई औरतों को एक्सप्लॉइट किया। लेकिन अखिल को पता होता है कि वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, इसीलिए वो उसका कैमरा तोड़ देता है और जाते जाते उसका लैपटॉप सब कुछ उसे लौटा दिया जाता है। अब वो अपने घर आती है तो अनुज उसके लिए फिक्र कर रहा था कि सब कुछ ठीक है या नहीं, और कहता है मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया। मगर राधा उसे कह देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ अपना काम करती हूँ और तुमने जो किया उसके बाद मैं रिस्क नहीं ले सकती। राधा ने जिस कंप्यूटर एक्सपर्ट को जूलिया का लैपटॉप दिया हुआ था उसे कुछ डिटेक्ट होता है और अगली सुबह पूजा अपने दोस्त राधा को कॉल करके पूछती है कि इस बार इंटरव्यू में तुम अखिल को एक्सपोज कर तो दोगी, पिछले बार की तरह तो नहीं ना होगा। दीपांकर अपनी बेटी आहना से मिलता है और उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाना चाहता था, लेकिन आहना कहती है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी मॉम और उसका बॉयफ्रेंड दोनों भी बर्थडे प्लान कर रहे हैं। फिलहाल दीपांकर अपनी बेटी को एक नया फोन देकर खुश कर देता है। आवाज भारती में ऑफिस में सभी लोग मुंह लटका के बैठे हुए थे क्योंकि किसी की भी आपस में बनती ही नहीं, और अमीना उन सभी को समझाती है कि भले ही हालात मुश्किल हैं लेकिन आज वो समय नहीं है क्योंकि आज हमें अखिल का इंटरव्यू लेना है। कमल कहता है इंटरव्यू नहीं, हमें तो अखिल का पीआर करना है। जोश 24/7 आवाज भारती में होने वाले इंटरव्यू का प्रोमो देख रहे थे और दीपांकर काफी गुस्सा हो जाता है कि आखिर अखिल दूसरे न्यूज चैनल में कैसे चला गया इंटरव्यू देने, उनके चैनल में क्यों नहीं आया, और वो सभी को डांट लगाता है कि यहाँ सभी लोग लड़कियों पर फोकस कर रहे थे जिनको अखिल ने एक्सप्लॉइट किया, जबकि लोग अखिल को देखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसे देखकर टीआरपी बढ़े वही सही है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को पता चलता है कि जेसन नाम का आदमी जूलिया के लैपटॉप खोलने की कोशिश कर रहा है। फिर हम जेसन नाम के लड़के को देखते हैं जिसे वही कंप्यूटर एक्सपर्ट ने लैपटॉप दे दिया था खोलने के लिए, और वो राधा से मिलता है। मगर जेसन बताने लगता है कि मैंने लैपटॉप खोलने की कोशिश तो की लेकिन उन लोगों ने सब कुछ डिलीट कर दिया। राधा पूछती है ये उन लोगों का मतलब क्या है। जेसन कहता है ये जो भी है इन्हें पता है लैपटॉप में क्या है, लेकिन जेसन इतना कहता है कि 60% डाटा रिट्रीव हो सकता है। अब एक दिन एक औरत कॉल की थी अखिल के खिलाफ गवाही देने के लिए, उसी से राधा मिलने के लिए जाती है और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, और सुपरस्टार अखिल आवाज भारती के स्टूडियो पहुंच जाता है और वहाँ सब कुछ वो फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि क्या सवाल पूछे जाएंगे। मगर अमीना कह देती है कि जो सवाल मैं पूछूंगी वो मेरे पास ही है। अब दूसरी तरफ
तरफ टीआरपी लेने के चक्कर में दीपांकर ये डिसाइड करता है कि वो होम मिनिस्टर का इंटरव्यू टीवी पर दिखा देगा और वो जो भी गाली दे रहा है उसे बीप करने की जरूरत नहीं है, लोगों को भी देखने को मिले कि होम मिनिस्टर किस तरह के इंसान है। बॉस उसे मिलने के लिए आते हैं और इंटरव्यू रोकने के लिए बोलते हैं, मगर दीपांकर नहीं रुकने वाला और उसके बॉस उसे यहाँ से निकालने की धमकी देते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, भले ही मैं तुम्हारे केबिन में नॉक करके आता हूँ। दीपांकर अपने बॉस की बात मान लेता है और होम मिनिस्टर वाले इंटरव्यू को कैंसिल कर देता है। दूसरी तरफ आवाज भारती में अखिल का इंटरव्यू हो रहा था और वहाँ पर अमीना उसे उसी लड़की का वीडियो दिखाती है जो लड़की बता रही थी कि वो अखिल के साथ एक फिल्म में काम की थी 2 महीने के लिए और अखिल ने उसका रेप किया, तब वो सिर्फ 15 साल की थी। ये सुनकर अखिल भड़क जाता है और कहता है मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं। अमीना उसे बताती है कि ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी और आज इसकी बेटी 13 साल की हो गई है। इंटरव्यू हो जाने के बाद अमीना बहुत खुश थी कि वो एक सेक्सुअल प्रीडेटर का सबके सामने पर्दाफाश कर पाई, मगर राधा उसे याद दिलाती है कि अगर हम सब तुम्हारे बातों से चल रहे होते तो हम लोगों के सामने अखिल को हीरो बना देते हैं। वैसे सुना है तुम रिजाइन दे रही हो। अमीना कहती है फिलहाल श्योर नहीं हूँ। राधा बताती है कि वो रिजाइन देने वाली है और वो अभी के अभी इस कंपनी को छोड़ रही है। अमीना और पंकज उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर राधा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी और बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहा तो ये चैनल 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर बंद हो जाएगा। अमीना ना चाहते हुए भी उसे जाने देती है और राधा दीपांकर को कॉल करके कहती है मुझे एक तगड़ा ऑफर दो। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो कमल उसे लिफ्ट में मिलता है, लेकिन उसे भी हैरानी होती है कि राधा जोश 24/7 ज्वाइन कर चुकी है, जो कि आवाज भारती के ऑफिस के 3 फ्लोर ऊपर है। जब जोश 24/7 वो पहुंचती है तो आरफा नाम की लड़की उसे पूरा ऑफिस दिखाती है और दीपांकर उसे पूछता है तुम जोश 24/7 क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। वो कहती है ताकि मेरी स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो कहती है मेरे पास 3 स्टोरी है और उनमें से एक है झारखंड के विष्णुपुर में 2015 से कैंसर के वजह से 180 लोग मारे गए थे। वहां से 2 किलोमीटर दूर अथर्व यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है और वो कहती है मेरे पास प्रूफ भी है और दावा किया गया है कि अथर्व कंपनी के ट्रक यूरेनियम आसपास के जमीन में दफना देते हैं। दीपांकर इंप्रेस होकर उसे 6 बजे का स्लॉट दे देता है, मगर राधा कहती है मुझे प्राइम टाइम शो चाहिए। दीपांकर उसे समझाता है कि तुम हार्ड वर्क करो, तुम्हें वो भी मिल जाएगा, फिलहाल के लिए तुम ऑपरेशन अम्ब्रेला वाले मिस्ट्री को सुलझाओ। वहाँ पर राधा और अनुज भी एक दूसरे को देखते हैं और अनुज राधा पर बहुत गुस्सा था। आवाज भारती में सभी लोग मुंह लटका के बैठे हुए थे और कमल उन सभी को बता देता है कि राधा जोश 24/7 में चली गई। अमीना खुश तो नहीं थी, लेकिन वैसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे वो अफेक्ट नहीं हुई, उसे फर्क ही नहीं पड़ता और पूछती है गार्गी वाले केस में क्या डेवलपमेंट हुई। जोश 24/7 में भी सभी गार्गी के केस के बारे में बात कर रहे थे और लोग अब रिजवान के खिलाफ काफी ज्यादा भड़क चुके हैं और दीपांकर भीड़ को और भी ज्यादा भड़काने के लिए सोच रहा था, लेकिन राधा को ये सब गलत लगता है और दीपांकर उसे अपने केबिन से बाहर कर देता है। अब कुछ समय के बाद ये खबर आती है कि रिजवान ने खुद को खत्म कर लिया, क्योंकि जोश 24/7 के खबर चलाने के वजह से सभी लोग इतने ज्यादा भड़क गए थे कि वो रिजवान के घर के अंदर घुसना चाहते थे उसे सबक सिखाने के लिए, तो रिजवान ने खुद को ही खत्म कर लिया। आवाज भारती को भी इसकी खबर लगती है और वो लोग तुरंत लाइव जाने वाले थे। दूसरी तरफ दीपांकर बहुत ज्यादा पागल हो गया था और कहता है कि ट्विटर पर ट्रेंड करने जैसी करनी वैसी भरनी, एक रेपिस्ट को उसकी सजा मिल गई। राधा कहती है ये सब गलत है, इससे मामला और बिगड़ जाएगा। बाकी लोग भी यही कहते हैं, मगर दीपांकर तो पूरी तरह पागल हो चुका था और कहता है जो सजा उसे कल मिलने वाली थी हमारे चैनल के वजह से उसे आज ही मिल गया। राधा उसे कहती है जितना तुम सिंपल समझ रहे हो वैसा है नहीं, और क्या प्रूफ है, हमारे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि रिजवान ने रेप किया भी है, और अगर किया भी है तो सजा देने का ये सही तरीका नहीं है। राधा उससे अकेले में जाकर बात करती है और कहती है मैं समझती हूँ कि गार्गी में तुम अपनी बेटी को देखते हो, शायद इसीलिए तुम इतना पर्सनल हो रहे हो। इसके बाद दीपांकर का दिमाग फिर से घूम जाता है और वो अपनी टीम से कहता है कि मुझे जस्टिस फॉर रिजवान ट्विटर पर ट्रेंडिंग चाहिए, ताकि उसके न्यूज चैनल की इमेज दोबारा से क्लियर हो जाए। रिजवान तो चला गया, अब दीपांकर रिजवान की माँ को इस सब में खींचना चाहता है। वो अनुज से कहता है कि मुझे किसी भी तरह रिजवान की माँ का इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू में वो रोती हुई मुझे दिखनी चाहिए। ऑफिस में भीकू नाम का एक आदमी आया हुआ था जिसे कैंसर है और वो झारखंड के विष्णुपुर से है और उसके गाँव के 180 लोग मारे गए कैंसर के वजह से, जो अथर्व प्लांट के यूरेनियम डंप होने से हो रहा था, और वो बस दीपांकर से बात करना चाहता था, लेकिन दीपांकर तो बात करने से रहा। भीकू कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो उन 180 लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। अमीना और पंकज एक दूसरे से अपने बारे में बात करते हैं और पंकज बता रहा होता है कि उसने अपनी पत्नी श्रुति को अपने और अमीना के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी वो दोनों एक साथ ही रहना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। प्राइम टाइम शो के समय रिजवान की माँ का इंटरव्यू लिया जा रहा था, लेकिन वो तो सच बोलने लगी थी कि उसके बेटे के साथ गलत हुआ, लेकिन यह एंगल तो दिखाना ही नहीं
नहीं था, इसलिए दीपांकर कहने लगता है कि आपकी आवाज नहीं आ रही। एक आदमी उसे स्क्रिप्ट देता है और कहता है आपको ये बोलना है, लेकिन उसकी माँ कहने लगती है कि मेरे बेटे ने खुद को नहीं मारा, उसका मर्डर हुआ है। एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया, उसे ऑन कैमरे पर जो मन सो बुलवाया जा रहा था। कमल राधा को बहुत मिस कर रहा था, तभी अमीना जाकर सबके सामने अनाउंस करती है कि अब से वो लोग टीआरपी और रेवेन्यू को ध्यान में रखकर अपना न्यूज चलाएंगे, लेकिन फिर भी वो फेयर एंड अनबायस्ड रहेंगे और अब से उनका चैनल फ्री नहीं होगा बल्कि उनके चैनल का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। राधा वापस से आवाज भारती आ जाती है और दीपांकर को राधा का एक्सेस कार्ड मिलता है और एक मैसेज भी था कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करती। राधा जोश 24/7 का असली चेहरा अमीना को दिखाती है कि किस तरह रिजवान की माँ को कैमरे के सामने बोलने के लिए स्क्रिप्ट दिया जाता है। दीपांकर किसी के साथ भी खेल सकता है, उसे गिरा सकता है, यहाँ तक कि वो होम मिनिस्टर को भी गिराने की सोच रहा है। अमीना उसे पूछती है रुको रुको, क्या तुम दोबारा से आवाज भारती ज्वाइन करना चाहती हो? क्योंकि 24 घंटे पहले तुम बोल रही थी कि यहाँ हम सब पावरलेस हैं, तो 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया? मुझे लगा था ऐसे मुश्किल समय में हम दोनों कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे, लेकिन तुम तो सबसे पहले भाग निकली। राधा माफी मांगती है और अमीना उसे माफ कर देती है और कहती है मैं अभी भी तुम्हारी बॉस हूँ और मुझे तुम्हारा कोई नखरा नहीं सुनना। राधा अमीना से अपना सैलरी एडवांस में मांगती है, वो भी 4 लाख। अमीना मान जाती है और सभी लोग बहुत खुश हैं कि दोबारा से राधा आवाज भारती ज्वाइन कर चुकी है। आज दीपांकर की बेटी आहाना का बर्थडे था और वो अपने डैड को कॉल करती है और आहाना काफी बुरा फील कर रही थी क्योंकि ये पहला जन्मदिन है जब उसके पापा उसके साथ नहीं है। राधा भीकू को 4 लाख रुपए दे देती है और कहती है आपकी स्टोरी आवाज भारती चलाने वाली है, उन पैसों से वो अपना इलाज भी करवा पाएगा। दीपांकर घर पर आकर न्यूज देखता है तो उसे भी पता चलता है कि आवाज भारती को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब वो पुराना आवाज भारती नहीं रहा और राधा आवाज भारती दोबारा से ज्वाइन कर चुकी है। राधा को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी माँ कहती है दरवाजे पर कोई आया है, मैं चलती हूँ। यहाँ दीपांकर को पता चलता है कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड जर्जस के साथ दुबई शिफ्ट हो रही है और अब शायद ही वो अपनी बेटी से मिल पाएगा। दीपांकर के लिए उसकी बेटी सब कुछ है, इसलिए वो अपनी बेटी का कस्टडी लेने के लिए कोर्ट जाने के लिए भी तैयार है, जिस पर उसकी पत्नी अरुणिमा उसे झगड़ा करने लगती है। अरुणिमा का बॉयफ्रेंड जर्जस जो वकील है वो वहाँ पर दीपांकर से कहने लगता है कि तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड लीजा के साथ हो, आहाना का वहां रहना ठीक होगा। राधा जब ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि उसके जगह पर जूही बैठने वाली है और राधा के लिए नया केबिन दिया गया है, जिसके लिए सभी उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और दीपांकर अनु से कहता है कि ऑपरेशन अम्ब्रेला वाले केस पर फोकस करने। दीपांकर अपने एक जर्नलिस्ट से कहता है कि उसे जर्जस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आवाज भारती में सभी लोग दीपांकर का असली चेहरा लोगों के सामने दिखाने का सोच रहे थे। वहाँ कमल पूछने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा केस है जिससे होम मिनिस्टर भी डरते हैं, जिसके बारे में दीपांकर भी बात कर रहा था। राधा बता देती है ऑपरेशन अम्ब्रेला। मिस्टर दमानी राधा को गिगासिस कंपनी के ओनर नंदन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्लियर नहीं था और अब जो भी पता करना है वो राधा को ही करना होगा। फिर हम नंदन को देखते हैं जिसे मिलने के लिए होम मिनिस्टर आते हैं और होम मिनिस्टर उसके सामने थोड़े दबे हुए लगते हैं, जैसे कि नंदन से वो डरते हों। नंदन उन्हें कहता है लगता नहीं है दीपांकर तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। और जूही दीपांकर के ऊपर रिसर्च करने के बाद सारा रिपोर्ट राधा को देती है और उन्हें लीजा के बारे में भी पता चलता है। ये भी पता चलता है कि वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देने वाला है और अगर ये सब कुछ सामने आ गया तो वो अपनी बेटी की कस्टडी को खो देगा, क्योंकि लोग ऐसे भी दीपांकर को इतना पसंद नहीं करते क्योंकि वो न्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। जूही वहाँ बताती है कि होम मिनिस्टर के पार्टी को जनवरी 2019 में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ की फंडिंग आई थी और ये पैसे क्यों आए, कहाँ से आए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राधा को लगने लगता है कि जरूर ये पैसे नंदन वाले कंपनी से आए होंगे, पर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। पर दोनों को लग रहा था कि राधा के पास कुछ तो है जो वो नहीं बता रही। फिर राधा दिखाने लगती है कि सिटी ग्लिट्स मॉल में आग लगने की वजह से उसकी जर्नलिस्ट दोस्त जूलिया मारी गई और उसी रात में जूलिया के साथ प्रसन्ना नायर भी था जो नंदन के कंपनी गिगासिस में काम करता था और कुछ दिन के बाद प्रसन्ना भी मारा गया। होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं और वो उनसे कहते हैं आपको रिजाइन दे देना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर को पता है कि चीफ मिनिस्टर को लंग्स कैंसर है और वो ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। चीफ मिनिस्टर इतनी आसानी से रिजाइन नहीं देने वाला था, लेकिन होम मिनिस्टर के पास 72 MLA का सिग्नेचर है और वो सारे राज जो चीफ मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं वो होम मिनिस्टर के पास हैं। कमल और जूही चले जाते हैं नंदन के कंपनी गिगासिस में और वहाँ के HR से मिलते हैं और वो दोनों उनसे प्रसन्ना के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उनका मर्डर हो गया। किसने किया मर्डर? तो वो औरत कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। वो दोनों को बाहर निकाल देती है और दोनों अपने ऑफिस जा रहे थे तो कमल कह रहा होता है कि जरूर जूलिया और प्रसन्ना का मर्डर इन्हीं लोगों ने कराया है और ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। वो औरत भी बहुत डरावनी लग रही थी। वो राधा को कॉल करने वाला था
था, लेकिन दोनों का ही फोन का चार्ज खत्म हो गया था, जो काफी अजीब था। तभी उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। राधा भाऊ से मिलती है, जो उसे जीवा रेड्डी का पता लगाने के लिए बोलती है। भाऊ उसे समझाते हैं कि ये लोग बहुत डेंजरस लोग हैं, इनके पीछे मत पड़, लेकिन राधा जोर देती है तो उसे मानना पड़ता है। बॉस आकर दीपांकर को समझाते हैं कि अब होम मिनिस्टर का पीछा छोड़ दो, वो सीएम बनने वाले हैं। होम मिनिस्टर के बारे में, ऑपरेशन अम्ब्रेला के बारे में कोई न्यूज चलाना नहीं है। ना आवाज भारती ये स्टोरी कवर करेगी, ना कोई और चैनल। ये सुनकर वो राधा को कॉल करता है और दोनों मिलते हैं। तो वो राधा को समझाने लगता है कि ऑपरेशन अम्ब्रेला काफी खतरनाक केस है, इसे छोड़ दो। मगर वो कहती है कि ये केस उस मॉल से जुड़ा हुआ है जहां आग लग गई थी, इसलिए मैं इसे छोड़ने नहीं वाली। और वो दीपांकर को बता देती है कि वो अपने चैनल पर दीपांकर के खिलाफ न्यूज चलाने वाली है रात 9 बजे। दीपांकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तब तक तुम्हारा न्यूज चैनल खत्म हो जाएगा। राधा भीकू का इंटरव्यू ले रही थी और उसके जरिए वो सभी को बताती है कि कैसे सरकार कोई कदम ही नहीं उठा रही, जबकि ऐसे कई लोग हैं जो यूरेनियम के डायरेक्ट एक्सपोजर से कैंसर के जरिए मारे गए। घायल कमल और जूही ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो सभी को बताते हैं कि इन सब के पीछे वो करोड़पति नंदन है। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो गए थे और भाऊ राधा को आकर बताता है कि ये जीवा रेड्डी नाम का आदमी नंदन वाले कंपनी गीगासिस में काम करता था। राधा जीवा से मिलने के लिए जाने वाली थी और भाऊ कहता है मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। कमल के साथ वो दोनों जीवा से मिलने जाते हैं और उन तीनों को देखकर जीवा बहुत डर जाता है और उन तीनों को सावधान कर देता है कि आप लोग जिसके पीछे पड़े हुए हैं वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। बार में अनुज से जूही मिलती है और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि जूही को राधा का कॉल आता है जो कहती है कि मैं जीवा को लेकर ऑफिस आ रही हूँ और तुरंत वो लोग इंटरव्यू करेंगे। दीपांकर अपनी पत्नी अरुणिमा से मिलने के लिए चला जाता है और इस बार वो अपनी पत्नी से ही बात करना चाहता था और अरुणिमा को बताता है कि मैं लीजा के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। अरुणिमा कहती है अब ये सब करके क्या फायदा, हम लोग 12 साल से शादीशुदा जिंदगी में थे, तो अब तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। दीपांकर अपनी बेटी को भी बता देता है लीजा कौन है और असली में वो एक एस्कॉर्ट है। ये सुनकर आहाना हैरान हो गई थी और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जीवा के साथ इंटरव्यू में वो बताने लगता है कि कैसे नंदन की एक और कंपनी वेक्टानेट 500 से ज्यादा हाई रैंक ऑफिशियल इंडस्ट्रियलिस्ट इन सभी के ऊपर ऑपरेशन अम्ब्रेला चला रही है। मतलब कि उनके मोबाइल टैबलेट सभी के ऊपर नजर रखी हुई है और उनका रियल टाइम डाटा चुराया जा रहा है। ये तो बस स्टेज 1 है। ऐसा करके सभी लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और स्टेज 2 में 500 के जगह ये ऑपरेशन 11 करोड़ लोगों में चलाया जाएगा। उनका मोबाइल फोन, इंटरकनेक्टेड डिवाइस सब कुछ हैक कर लिया जाएगा और कोई भी इंसान कहीं भी हो, बाथरूम में, बेडरूम में, वेक्टानेट हमेशा उनकी बातें सुनते रहेगा क्योंकि कैमरा कभी ऑफ नहीं होता। पर सवाल यह है कि आखिर किसी भी इंसान के ऊपर जासूसी करने से हासिल क्या होगा। इसका जवाब यह है कि अगर कोई वेक्टानेट और रूलिंग पार्टी के ऊपर सवाल उठाता है तो उसके प्राइवेट वीडियो या ऑडियो का इस्तेमाल करके वो लोग उन्हें ब्लैकमेल कर सकते हैं उनका मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि उन्हें तो अब आपके सारे सीक्रेट पता चल चुके होंगे। जिसे चाहे वो कंपनी आपका डाटा बेच सकते हैं, बदले में उन्हें 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं। रात के 2:30 बजे दीपांकर को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और वहां नंदन भी पहुंचता है। वो चाहता है कि दीपांकर आवाज भारती जो ऑपरेशन अम्ब्रेला पर आवाज उठा रही है उसे दबाए, मगर दीपांकर मना करता है। कहता है मैं आवाज दबाता नहीं बल्कि उठाता हूँ। नंदन उसे समझाता है कि कल तक अगर तुमने उनका रिपोर्टिंग बंद नहीं करवाया तो परसों से तुम ऑफिस आना बंद कर देना और खुद को इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ एक रिपोर्टर हो, तुमसे ज्यादा तो लोग कुत्ते बिल्लियों का वीडियो देखते हैं। अब सुबह हो जाती है और ऑफिस में अनुज दीपांकर को बता रहा होता है कि होम मिनिस्टर के पार्टी को फंडिंग देने वाला नंदन है और हमें उसका भी इंटरव्यू करना चाहिए और अनुराग की तरह वो इंटरव्यू में सब कुछ उगल देगा। तो वहीं आवाज भारती में सभी लोग अपना फोन, स्मार्ट वॉच सभी से दूरी बना चुके थे क्योंकि पता नहीं उनके ऊपर भी ऑपरेशन अम्ब्रेला चल रहा हो और कोई बैठकर उनकी बातें सुन रहा हो। जूही आकर बताती है कि सीएम रिजाइन देने वाले हैं और कैंसर के कारण के वजह से होम मिनिस्टर अतुल शिंदे चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। ये भी पता चलता है कि कुछ ही घंटे में जीवा स्टेट से बाहर चला जाएगा और वो लोग तुरंत इस खबर को ब्रॉडकास्ट करने वाले थे क्योंकि अगर अतुल शिंदे चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो उनके लिए ये खबर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी राधा को दीपांकर का कॉल आता है और दीपांकर मिलकर उसे बताता है कि उसे जीवा के गाड़ी का नंबर पता है और एक कॉल लगाने पर नंदन जीवा का वही हाल करेगा जो जूलिया का हुआ और उसकी जान के बदले में वो चाहता है कि अमीना और राधा ऑपरेशन अम्ब्रेला वाले न्यूज को ड्रॉप कर दे। मगर राधा उसे जर्नलिज्म का स्पीच देने लगती है और कहने लगती है कि इस न्यूज को लोगों को दिखाने की जरूरत है, होम मिनिस्टर को गिराने की जरूरत है और नंदन को भी। वो दीपांकर से यह भी कहती है कि सोचो अगर तुम्हारी बेटी ये सुनेगी तो उसे कितना गर्व होगा अपने पिता पर कि तुमने कितने बड़े एक ऑपरेशन को एक्सपोज किया। इसके बाद
दीपांकर अपने टीम से बात करता है और कहता है वो लोग ऑपरेशन अम्ब्रेला को कवर करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है कि आखिर नंदन की कंपनी में और होम मिनिस्टर के पार्टी का क्या कनेक्शन है। अमीना आकर खुशखबरी बताती है कि जीवा स्टेट बॉर्डर पार कर चुका है और वो अब सेफ है और अब वो लोग ऑपरेशन अम्ब्रेला पर न्यूज चला सकते हैं। राधा रिक्वेस्ट करती है कि फिलहाल के लिए दीपांकर वाले न्यूज को ड्रॉप कर देते हैं, वैसे भी किसी और को नीचा दिखाकर क्या फायदा। दीपांकर को उसकी बेटी का कॉल आता है जो बहुत रो रही थी और कह रही होती है कि मुझे दुबई नहीं जाना, मुझे आपके साथ रहना है। दीपांकर कर भी कह सकता था क्योंकि उसके पास उसकी बेटी का कस्टडी ही नहीं है, वो बस वादा करता है कि वो उसे वापस ले आएगा। अमीना एक बुरी खबर लेकर आती है और बताती है कि होम मिनिस्टर ने राधा के ऊपर केस कर दिया और ये चार्ज हटाने के लिए हमें ऑपरेशन अम्ब्रेला वाले खबर को ड्रॉप करना होगा। उन्हें पता है हमारे पास वेक्टानेट कंपनी के बारे में सारी जानकारी है, अगर हम ऑपरेशन अम्ब्रेला वाले न्यूज को चलाते हैं तो राधा जेल जाएगी। अमीना कहती है मैं ये स्टोरी कवर करूंगी, मगर राधा समझाती है कि ये स्टोरी जूलिया की थी, इसे तो ब्रेक मैं ही करूंगी। अब शाम के 5 बजते हैं और दोनों न्यूज चैनल ऑपरेशन अम्ब्रेला पर ही न्यूज चला रहे थे और दोनों ही बता रहे थे कि आखिर नंदन और होम मिनिस्टर मिलकर ऑपरेशन अम्ब्रेला में क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग 24 घंटे आप पर नजर रखेंगे, बेडरूम में, लिविंग रूम में, बाथरूम में, हर जगह। मगर यहाँ हम देखते हैं कि दीपांकर इस खबर को थोड़ा सा अलग बनाकर प्रेजेंट करता है। कहता है कि अगर आप कोई क्रिमिनल नहीं है, अगर आप कोई टेररिस्ट नहीं है तो आपको इस ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। मगर आप कुछ इलीगल काम करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और वो राधा के ऊपर देशद्रोही होने का आरोप लगा देता है क्योंकि उसे ऑपरेशन अम्ब्रेला के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करके टेररिस्ट लोग सावधान हो जाएंगे और इसीलिए राधा भार्गव को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इस खबर के बाद नंदन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस तरह पॉजिटिव तरीके से दीपांकर ने खबर को घुमा दिया और हुआ ये है कि अब दीपांकर अपनी बेटी के साथ खुशी से रह सकता है नंदन के वजह से। दूसरी तरफ राधा दीपांकर का न्यूज देखकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी क्योंकि आखिरी समय में दीपांकर ने नंदन का साथ दिया। अब इसके बाद राधा को अरेस्ट करके ले जाया जाता है, बिल्कुल शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।